आपको ये सबको बताना चाहता हूँ कि इस एपिसोड के करीबन 4-5 मिनट ही हुए हैं और आई एम सो इनग्रॉस्ड इन इट, क्योंकि ये ऐसा है कि एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूज उड़ गया है यहाँ पर। पैसे आपके लिए कितना मायने रखती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी नहीं। आपके लिए सक्सेस का मंत्र क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते ही इस एपिसोड में घुस जाएंगे ना। देखिए, मेरे लिए सफलता का मतलब है कि, लेकिन जब आप सक्सेस पा ले तो उस सक्सेस को पकड़ के कैसे रखें और उससे कैसे ग्रोथ करें, प्लीज इस पर थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई इंसान सफल होता है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती है, उसमें से एक है ईगो। तो अगर कोई भी इंसान सफलता के साथ साथ उस ईगो को भी स्वीकार कर ले रहा है तो फिर उसका पतन होना सुनिश्चित है। और जो इंसान ऐसा कहता है कि उसके पास सपने भी हैं और वो 12 घंटे सो भी रहा है, झूठ बोल रहा है, खुद को ठग रहा है। मोदी जी कहते हैं वो 4 घंटे से काम चला रहे हैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वो 4 घंटे से काम चला रहे हैं। जी बिल्कुल। शाहरुख खान कहते हैं कि वो 4 घंटे से काम चला रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि तू क्या बाप है उनका जो 12 घंटे सो रहा है? Superb! I'm experiencing this so first hand and I love it. डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है? डिसिप्लिन का मतलब इतना ही है कि मन करे तो भी काम करना और मन ना करे तो थोड़ा ज्यादा काम करना, ताकि धीरे धीरे मन आपके कंट्रोल में आ जाए और मन को ये पता चले कि यह आदमी पागल है। मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, लाइफ कोच, यूट्यूबर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ये आप नहीं जानते थे शायद, बट आई नो दिस, द मैन हिमसेल्फ। हाउ आर यू सर? थैंक यू इट सो इज मच। सच अ प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो वेलकम। और मैं आपको तिवारी जी कहूंगा थैंक यू सो मच। प्यार से। माय प्लेजर। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द विशाल आवर। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, माय प्लेजर। बहुत मोटिवेट किया है। एंड ऑल योर ग्रेटनेस। Oh, come on, that's not true. It's such a pleasure to have you, and once again, welcome to the Vishal. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। So let's jump into it right away. आपके लिए सक्सेस का मंत्र क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते ही इस एपिसोड में घुस जाएंगे ना। देखिए, मेरे लिए सफलता का मतलब है कि जब मैं खुद को कभी भी देखूं तो मुझे अपने आप को अपनी नजरों में ऊपर उठते हुए देखना है। मैं कुछ भी ऐसा ना करूं जिससे कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हो जाएं और फाइनली जब एक दिन मैं अपने आप को आईने में देख रहा हूं तो मैं अपनी नजरों में नहीं उठ पा रहा हूं। तो मेरे लिए सफलता का मतलब है कि कुल मिला के जिंदगी में जब भी खुद से बातें करनी हो तो नजरें ना छुपानी पड़े। वाओ। एक दूसरा नजरिया इसका ये भी है कि रात को जब कोई होता नहीं है और आप मतलब सुकून की नींद अगर आपको मिल जाए, तकिए पर आपका जो सर ऐसे टच हो जाए ना, डोंट यू एग्री? सो ब्यूटीफुल। आई वांट टू आस्क यू दैट, डू यू फील ये आपके साथ होता है कि आप एंड ऑफ द डे जब आप अपने बिस्तर पर पहुंच जाते हैं एंड यू आर जस्ट अबाउट टू टच द पिलो कि सुकून की नींद आ जाती है, या आपका माइंड जो है वो रेस कर रहा होता है? मेरे साथ क्या है कि एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हाँ, अभी भी मैं पुणे से आ रहा हूं जी, और एक सेशन लेके आ रहा हूं जी। तो मैं अपने सेशंस में ये बात करता हूं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जनरली मैं ऐसे ही बात करता हूं, तो वो 12 घंटे सोते हैं और मैं इसके अगेंस्ट हूं कि या तो आपके पास सपने हो सकते हैं और या तो नींद हो सकती है 12 घंटे की। दोनों एक साथ नहीं चलते। आइदर यू रियली हैव सम ड्रीम और यू हैव अ स्लीप फॉर 12 आवर्स। दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और जो इंसान ऐसा कहता है कि उसके पास सपने भी हैं और वो 12 घंटे सो भी रहा है, झूठ बोल रहा है, खुद को ठग रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 7 घंटे से ज्यादा सोना हिंदुस्तान में पाप है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री में हैं। आप एक डेवलप्ड नेशन में नहीं है। बिल्कुल। मोदी जी कहते हैं वो 4 घंटे से काम चला रहे हैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वो 4 घंटे से काम चला रहे हैं। जी बिल्कुल। शाहरुख खान कहते हैं कि वो 4 घंटे से काम चला रहे हैं। मैं पूछता हूं कि तू क्या बाप है उनका जो 12 घंटे सोया है? Superb. I'm experiencing this so first hand and I love it. All right. लेकिन आपने शाहरुख खान सर की बात की है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये सिमिलैरिटी नहीं, ये एक सिमिलैरिटी है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अपने एक फेमस स्पीच में कहा था कि बॉस, अगर आपको सुपरस्टार बनना है या एक्टर बनना है या अपने फील्ड में टॉप पोजीशन या कामयाबी पानी है, भूल जाइए वो 8 घंटे का जो एग्जैक्टली आपने कहा
कि भूल जाइए कि 8 घंटे आपको सोना है, कि आपको ये खाना है, वो खाना है, यहां आराम की जिंदगी भूल जाइएगा, क्योंकि आप इस वक्त डेवलप हो रहे हैं। क्या बात। और हम एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आपसे बात कर रहे थे यहां पर, आप कह रहे थे कि लोगों को ये महत्व नहीं दिया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है कि आप सक्सेसफुल कैसे बने, वो ब्लूप्रिंट होता है। लेकिन जब आप सक्सेस पा ले तो उस सक्सेस को पकड़ के कैसे रखें और उससे कैसे ग्रोथ करें, प्लीज इस पर थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई इंसान सफल होता है तो उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, दैट इज ईगो। कोई भी सफलता अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती है, उसमें से एक है ईगो, राइट। तो अगर कोई भी इंसान सफलता के साथ साथ उस ईगो को भी स्वीकार कर ले रहा है तो फिर उसका पतन होना सुनिश्चित है। और मुझसे कई ऐसे लोग मिले हैं, कल भी मैं आपको कल का एक वाक्य बता रहा हूं, कल भी मुझसे कुछ लोग मिले और कहे कि सर मैं ऐसा सोचता था आपके बारे में, मैं इस तरीके से सोचता था कि आप में ऐसा एटीट्यूड होगा, ऐसा होगा, आपके पास 6 मिलियन 7 मिलियन राइट, हाँ तो ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं कई लोगों से मिल चुका हूं, लेकिन आप में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं उसे अपना मानता ही नहीं, कि मैं उसे अपना नहीं मानता, मैं इसे एक ब्लेसिंग मानता हूं। जब आप चीजों को अपना मानने लगते हैं तब आप घमंड में जाते हैं। जब आप मानते हैं कि ये ग्रेस है, राइट, इस ब्लेसिंग, ये सब ब्लेसिंग है और मुझे थोड़ा सा मौका मिला है कि मैं इस ब्लेसिंग के साथ और क्या क्या कर सकता हूं, तो कल अगर आपसे दुनिया और ये ब्रह्मांड सब कुछ छीन भी ले तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। जो चीज मेरी रही थी अगर आप मुझसे छीन भी ले तो मैं क्यों उप करूंगा, मैं तो उसे अपना मान ही नहीं रहा। ब्रिलियंट। तो सफल होने के बाद जिस इंसान ने अपने घमंड पे कंट्रोल कर लिया, उसके ग्रिप में नहीं फंसा, वो इंसान इसको सस्टेन कर लेगा और आगे निकलेगा। दैट्स अमेजिंग। तो इसका ये भी मतलब है कि अपने आप को इंटाइटल्ड मत समझिए कि ये तो मेरा हक है। बहुत सारे लोग सक्सेस को अपना हक मानते हैं और एक बार जब हो जाता है तो हाँ ये तो मेरा हक ही था, ये मैंने किया है। ये मैंने किया, ये प्रॉब्लम जी। हक तो है, राइट तो है आपका जी, कि आप सफल हो, आप जिंदगी में अमीर बने, ये सब राइट है। आप गरीब रहने के लिए यहां पैदा हुए ही नहीं, कोई भी इंसान असफल रहने के लिए पैदा नहीं किया गया। वेरी वेल सेड। वो तो आया ही है कि इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, जो कुछ भी बढ़िया है, बने उसके लिए, इंसानों के लिए। तो ये पूरी दुनिया बनी है। वेरी वेल सेड। इस दुनिया की सारी खूबसूरती बनी किसके लिए? इंसानों के लिए बनी। तो अगर आप इंसान पैदा हुए हैं, आपका राइट बिल्कुल है, लेकिन ये सोचना कि ये मैंने कर दिया है, मेरे चलते हो गया है, ये भ्रम बाद में टूटता है जब आप उठ के फिर गिरते हैं, फिर उठना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है कि नहीं यार ये सिर्फ मेरा नहीं है। मैं आपको ये सबको बताना चाहता हूं कि इस एपिसोड के करीबन 4-5 मिनट ही हुए हैं और आई एम सो इनग्रॉस्ड इन इट, क्योंकि ये ऐसा है कि एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूज उड़ गया है यहाँ पर एंड देयर इज लाइट एवरीवेयर। यू आर जस्ट सच अ ब्रिलियंट एनर्जी। आप एनर्जी में विश्वास करते हैं क्योंकि अगर आप इनके सामने कभी बैठे हो तो आपको एक एनर्जी फील होगी और कोई ऐसी वैसी एनर्जी नहीं। अगर मुझे ब्रॉडली डिफाइन करना पड़े तो जो एनर्जी आपसे आती है वो एक पॉजिटिविटी की एक एनर्जी आती है, एक इंस्पिरेशन की एनर्जी आती है। ये ऊपर वाले की देन है या एक कॉम्बिनेशन है कि आपने इसे रिकग्नाइज किया, इस पर काम किया? मतलब ये आता कैसा है? अगर लोग आपकी एनर्जी चाहते हैं कैसे हो सकता है? ये दो चीजें हैं। शब्द जो है ना ये ब्रह्म है, ऐसा कहा गया कि शब्द ही ब्रह्म है। तो शब्द दो तरफ से आपके पास आ रहे हैं, एक बाहर से और एक आपके ही भीतर से। दो बातें हो रही हैं आपसे इस पूरी दुनिया के, पूरी जिंदगी में दो तरफा बात चल रहा है। एक जो अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं जी, और एक जो आप बोल रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। हाँ, तो दो टॉक हो रहे हैं। ब्यूटीफुल। एक जो दुनिया आपसे बातें कर रही है वो आपके अंदर घुस रहा है और वो सारे वर्ड्स एनर्जी ही है। व्हाट इज एनर्जी? अगर अभी हम लोग एक गलत शब्द का इस्तेमाल करें, आपकी एनर्जी बदलने लगेगी, राइट? बिल्कुल। अगर हम लोग यहाँ गाली गलौज कुछ और शुरू कर दे, राइट? अच्छा, झगड़े में क्या होता है? अच्छा, मैं ना मारूं आपको, आप भी मत मारो, टच कोई नहीं करेगा, लेकिन आइए चिल्लाते हैं, अलग अलग शब्द बोलते हैं, अलग अलग, तो फिर भी तो बेचैनी हो रही है ना, बिल्कुल, राइट? जबकि टच तो कोई नहीं कर रहा किसी को। तो सारी एनर्जी जो है वो वर्ड्स हैं। तो आप सुन क्या रहे हो और फिर आप खुद से क्या बातें कर रहे हो, ये दो चीजें डिसाइड करेंगी कि कुल मिला के आपकी पर्सनैलिटी जो है उसकी एनर्जी कैसी होगी।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको सुनते हैं वाओ, और आप खुद से कैसी बातें कर रहे हैं। और शब्द इतने इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे जरूरी कि आई थिंक यू विल अग्री विथ मी, एंड इट इज नॉट माय सेइंग, कि एक बार आप एक शब्द निकल जाता है तो उसे हम वापस नहीं ले सकते। कितना कितना हर्जाना है इसका, है ना? कुछ गलत निकल गया, जी। कितना कुछ भुगतना है। तो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव है और आप जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव होने के लिए मेहनत नहीं करनी, फिर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी। अमेजिंग। सीख लिया आपने कि पॉजिटिव एनर्जी शब्दों के द्वारा, सो सिंपल, इट इज सो सिंपल टू बी गुड, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। है ना? सो इंटरेस्टिंग। यू नो, आपके मैंने बहुत सारे जो YouTube पर अवेलेबल है, मैंने बहुत सारे सेशंस देखे हैं जो आपने बहुत ही अच्छी तरह से ब्रॉडकास्ट किया है। उसमें वन थिंग हैज स्ट्रक मी विच इज कॉल्ड फ्लो। आप फ्लो के बारे में बहुत बात करते हैं। I'd like you to please share it with our viewers. What is flow? देखिए, मुझे लगता है कि फ्लो एक बड़ी कमाल की चीज है। अगर हम लोग थोड़ा स्पोर्ट्स में बात करें, हम लोग कहते हैं ये खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है अभी। अच्छा, विराट कोहली 3 साल तक फॉर्म में नहीं थे। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि जब वो फॉर्म में नहीं थे, जब वो रन नहीं बना पा रहे थे, तब क्या वो विराट कोहली नहीं थे? तब क्या उनको क्रिकेट नहीं आती थी? क्या वो भूल गए थे? बिल्कुल। फिर ये क्या लफड़ा है? 3 साल तक दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन स्ट्रगल करता है, जबकि वो वही बैट्समैन है, वही विराट कोहली है, वो सब कुछ वो जानता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है। और हम कहते हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है। इसी को मैं जिंदगी में कहता हूं फ्लो। ओके। क्या फ्लो में नहीं है? और फ्लो में ना होने के चलते बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते थे, जो आप रिजल्ट निकाल सकते थे, वो आप नहीं निकाल पा रहे। ये फ्लो क्यों गड़बड़ होता है, ये समझना बहुत आवश्यक है कि आखिर इंसान आउट ऑफ फॉर्म ज्यादा क्यों है, क्यों चला जाता है, क्यों? डिस्टर्ब्ड, कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब्ड। उनकी अटेंशन कहीं दूसरी जगह जा रही है। बिल्कुल, ये होता है कि फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। एग्जैक्टली, आप डिस्ट्रैक्टेड है। अंदर से कोई ना कोई आपके साथ परेशानी चल रही है, जो शायद सिर्फ आप जानते हैं, बाकी और कोई भी नहीं जानता है। कुछ ना कुछ द्वंद्व उठ रहे हैं ऊपर में, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को फॉर्म में आना है, फ्लो में आना है, कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलता है कि जब आप कुछ कर रहे हैं और आपको बाकी कुछ याद नहीं है। करेक्ट। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको बाकी कोई चीज याद नहीं आ रही कि वक्त कहां गुजर गया, क्या हो रहा है आसपास, निकल रहा है, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, यानी आप फ्लो में हैं। उस समय आप एक मोमेंटम में हैं, और उस मोमेंटम में जब भी इंसान होगा वो अपना बेस्ट दे पाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं काम कर रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, और साथ साथ मुझे अपने बिजनेस का टेंशन होने लगे, और साथ में और रिलेशनशिप के कुछ टेंशन चल रहे, और मैं यहां बैठा हूं आपसे बातें कर रहा हूं, और 10-20 और चीजें मेरे दिमाग में चल रही है, आई कैन नेवर बी एबल टू गिव माई बेस्ट। बट मे आई आस्क यू कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, यानी कि हमारी जिंदगी में अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो अगर किसी की जिंदगी में कुछ डिस्ट्रैक्शन है जो उनके हाथ में नहीं है, राइट, वो भी क्या फ्लो में रह सकते हैं? इसका कोई प्रोसीजर है, टैक्टिक है? बिल्कुल है। प्लीज बताएंगे। 2 चीजें जिंदगी में जी, एक जो आपके कंट्रोल में है और दूसरा जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप मुझसे कैसा बिहेव करेंगे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं आपके बिहेवियर को कैसे डिफाइन करूंगा, उसका क्या मीनिंग लूंगा और क्या रिएक्ट करूंगा, ये बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है। जब कभी भी आप कोई ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल से बाहर है उसको कंट्रोल करना चाहेंगे, आप स्ट्रेस में जिएंगे। वाओ। और हम ज्यादातर यही कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल यही कर रहे हैं ना। मैं चाहता हूं आप बदल जाए मेरे अनुसार, मैं चाहता हूं कि ये चीज मेरे अनुसार हो जाए, मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही हो। तो जो चीजें आपके कंट्रोल में है वो तो आप सच में बदल सकते हैं, लेकिन जो चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है उसको बदलने की जो जिद है ये स्ट्रेस का कारण बनती है। तो एक चीज समझिए, स्वीकार करने की शक्ति रखिए, एक्सेप्ट इट। कोई आपको छोड़ के गया, मानिए कि छोड़ा जा सकता है, एक्सेप्ट इट। किसी ने आपको धोखा दिया, मानिए कि ऐसा होता है, आप पहले इंसान नहीं है इस दुनिया के जिसको किसी ने धोखा दिया। यू आर नॉट द फर्स्ट मैन। करेक्ट। यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन। आप इतना बर्डन क्यों ले रहे हैं, मेरे को कैसे दे दिया, मेरे साथ ऐसा क्या? अरे भाई, सबके साथ होता है। आप तो बहुत बाद में आए हो, आपसे पहले कितने लोग ये सब कुछ झेल के गए। राइट। सो एक्सेप्ट इट, काइंडली एक्सेप्ट इट। हमारा स्वीकार ना करना हमें दर्द देता है। वाह। धोखा दर्द नहीं देता साहब,
हाँ, मुझे नहीं लगता कि किसी का ब्रेकअप हो गया उससे दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। मेरे साथ कैसे कर दिया मुझे। अरे भैया, मैं कई लोगों से बोलता हूँ, यहाँ बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनको छोड़ के जाने वाले भी लोग हैं जी। मैं कौन, आप कौन है? तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम। The real problem, the root cause is that you are not able to accept the truth. Amazing. Accept it. तो जब आप सच को स्वीकार करने लगते हैं तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं प्रॉब्लम्स। फिर वो फ्लो आपका बिगड़ता नहीं। फ्लो बिगड़ क्यों रहा है? क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट करो ना, मूव ऑन करो। यही जिंदगी है। That's incredible. Incredibly simply put. Love it. Best podcast. Thank you very much. This has happened सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से. Also, अगर आपको हमारा ये एपिसोड और हमारा ये शो बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज enjoy the clips जो हमने आपके लिए बनाए हैं. You can subscribe to the Clips channel right here. और इसके साथ साथ great news. अब The Vishal R is also on Spotify. Right here. Click, subscribe, like, join and be a part of this amazing family. और अब time for the episode. So, you know, that leads on to the next thing कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं अपनी जिंदगी के बहुत सारे डिफरेंट पोजीशंस में हैं, ठीक, राइट? लेकिन सब सक्सेस चाहते हैं। सबकी सक्सेस के डेफिनेशंस अलग होते हैं। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड सक्सेस का लें और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर 5 स्टेप्स हैं टू बिकम सक्सेसफुल, वो क्या होंगे? आई फील उसमें एक फ्लो तो आएगा, बिल्कुल, एक acceptance. But can you please define this as a 5-step process to success? ये पहली चीज है क्लैरिटी। What exactly you want? हाँ, आप सच में क्या चाहते हैं? जी, विश्वास मानिए, इसको जानने में कई बार इंसान की आधी जिंदगी बीत जाती है कि वो सच में क्या चाहता है। जी, ये जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है कि मुझे सच में क्या चाहिए। क्या जो आपका सपना है वो सच में ही सपना है, या कहीं से आपने देख लिया, सुन लिया और आपको लगा कि मुझे भी चाहिए? Are you in love with the passion or are you in love with the idea of the passion? बहुत बड़ी बात। तो क्या सच में आपके पास ये क्लैरिटी है कि मुझे चाहिए क्या? द फर्स्ट थिंग इज क्लैरिटी। क्या चाहिए और सच में चाहिए कि नहीं वो चीज आपको। दूसरी चीज है कि अगर आपके पास क्लैरिटी आ गई कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ऐसा बनना है या मुझे कोई स्टार्टअप शुरू करना है, द सेकंड थिंग, क्या आप उस प्रोसेस के लिए पैशनेट हैं? नाउ देयर इज अ प्रोसेस। क्लैरिटी इज ऑल अबाउट द डेस्टिनेशन कि मुझे यहां पहुंचना है, मुझे एवरेस्ट में जाना है, मुझे एक 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, मुझे एक स्टार बनना है। दैट द डेस्टिनेशन। आपने डेस्टिनेशन तो डिसाइड कर लिया, आपको इसकी क्लैरिटी मिल गई। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां से निकल के यहां जो जाना है, जर्नी, ये जो प्रोसेस है, क्या पैशनेट हैं आप उसको लेके? वाओ। क्योंकि अगर आप उस प्रोसेस को लेके पैशनेट नहीं है तो आप बहुत दिनों के मेहमान ही नहीं है। राइट। हाँ, आप ही होंगे जो फेल होंगे। वो फेलियर की कैटेगरी ऐसे ही लोग होते हैं जिनको डेस्टिनेशन से तो बड़ी मोहब्बत है, लेकिन भैया प्रोसेस से मोहब्बत नहीं आपको। बिल्कुल। तो अगर प्रोसेस से मोहब्बत नहीं होगी तो दिक्कत होगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। स्ट्रोली ब्लॉटनिक नाम के एक रिसर्चर हुए, उन्होंने लगभग 1500 लोगों पे एक रिसर्च किया 1960s की शुरुआत में, और 2 ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में 83% लोग थे और ग्रुप बी में 17% लोग थे। ग्रुप ए में वैसे लोग थे जो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे थे। मतलब उनकी जिंदगी में जो भी वो उनको काम कर रहा था पैसों के लिए कर रहा था कि भैया मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अरबपति बनना है। और जो 17% लोग थे ग्रुप बी वाले, वो पैशनेट थे जिस काम को लेके वो कर रहे थे कि भैया मुझे तो इसका पैशन है, मुझे मोहब्बत है, मैं यही काम करूंगा। 20 साल बाद 1982 में उनका पूरा जो रिसर्च है देखा गया कि अब क्या हुआ, तो 101 लोग करोड़पति बने, मिलियनेयर बने, 101 लोग। आप सोचो ग्रुप ए से कितने होंगे, बी से कितने होंगे? आई फील दैट 1500 लोग थे टोटल। इन 1500 लोगों में 101 लोग बने। ग्रुप ए में 83% लोग थे और ग्रुप बी में 17% लोग। आई फील ग्रुप बी जिसने पैशन के लिए काम किया, दैट वुड बी द बिगेस्ट बिगर नंबर। आप सोचिए ये नंबर कितना बिगर हो सकता है, ये सोचिए जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं 101 ही लोग थे, तो उसमें से आई फील 70-80%। 100 लोग ग्रुप बी से थे, एक आदमी ग्रुप ए से था। क्या बात कर रहे हैं, कितना नियरली 100%। कितना शॉकिंग है, यानी कि इट्स ऑल अबाउट द पैशन। वाओ यार, कितना शॉकिंग है ये कि 101 लोगों में से 100 लोग ग्रुप बी से थे, जबकि उनकी संख्या 17% थी।
और उनकी संख्या 83% थी जो पैसों के लिए काम करने निकले थे जिंदगी में। देखिए, और 20 साल के बाद मामला जब निकला तो भैया वहां से तो कोई सफल ही नहीं हुआ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड स्टेप इज कि आप प्रोसेस को लेके क्या पैशनेट है, नहीं है, छोड़ दीजिए, पर आपका टाइम बर्बाद होगा कुल मिला के। नेक्स्ट थिंग, क्या आप पेन और सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप कितने भी पैशनेट हो, ये मत भूलिए कि आपको वहां पे पेन मिलने वाला है। आप जहां जाना चाहते हैं ये आसान रास्ता नहीं होगा, किसी का रास्ता आसान नहीं, किसी को आसानी से मंजिल नहीं मिल सकती। आप शाहरुख खान के बेटे हो सकते हैं, शाहरुख खान बनने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं कर पाए तो आप शाहरुख खान नहीं बन सकते। बिल्कुल। आप अमिताभ बच्चन के बेटे हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन बनने के लिए आपको उतनी चीजें करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं कर पाए तो आप नहीं हो सकते हैं। आप सचिन के बेटे हो सकते हैं, बट सचिन बनने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी होगी जितना सचिन ने किया था, वरना कोई और आएगा। करेक्ट। आप इस बात को तो बहुत सारे लोग वहां टूटते हैं जब टफ फेज आता है। करेक्ट। तो टफ फेज में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंसान सच में मोहब्बत कर रहा है वो भी रुक ही जाए। बहुत लोग छोड़ देते हैं, गिव अप करते ही करते हैं। गिव अप, हाँ, गिव अप करते हैं। वो करते इसलिए क्योंकि वो उस सेक्रीफाइस के लिए तैयार नहीं, उस पेन के लिए तैयार नहीं। तो अगर आप पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप अभी ही छोड़ दीजिए, क्योंकि पेन तो मिलना ही मिलना है। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा दर्द होगा। छोटे सपने देखिए, कोई दर्द नहीं है साहब। कोई सपना मत देखिए, है नहीं। नहीं भैया, आप प्रॉब्लम है, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्यूट। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। छोटे सपने, छोटी प्रॉब्लम, कोई सपना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू आर द प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि आप कोई सपना ही नहीं देख रहे। करेक्ट। फोर्थ स्टेप इज, क्या आपके पास कोई मेंटर है? मतलब हम ना कई बार, आप देखिए दुनिया के बड़े बड़े एथलीट हैं या क्रिकेटर्स हैं, ये सब लोग हैं, इनको सब कुछ आता है, फिर कोच क्या करते हैं? भैया मैं इंटरनेशनल लेवल पे चला गया तो मैं तो उठ के वहां से आया ना, आप मेरे कोच हैं, क्यों हैं, क्या सिखाएंगे आप मुझे तो साहब तभी तो आए यहाँ पे, राइट। मैं तो आए इसलिए ना क्योंकि मैं खेल खेल के यहाँ तक आया हूँ, मुझे सब आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ फिर? एंड वही आई नीड यू। क्यों माइकल फेल्प्स को भी कोच चाहिए? बिल्कुल। क्यों इतने बड़े बड़े लोगों को भी कोच चाहिए? कोच की अहमियत सिर्फ वो जानेगा जो चैंपियन है, उससे नीचे के लोग नहीं जान सकते। एक मेंटोर, एक गुरु क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में, ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो इस दुनिया के शील्ड्स पे हैं, अपने फील्ड के टॉप पे। करेक्ट। तो जिसका कोई गुरु नहीं है साहब, उसके लिए यात्रा मुश्किल होगी। ब्यूटीफुल पॉइंट। तो उसको एक गुरु रखना चाहिए, किसी को भी मेंटर बनाइए जो आपकी फील्ड को जानता हो। और अगर आपके पास मेंटर है तो फिर वो आपको हारने तो नहीं देगा साहब, क्योंकि जब जिंदगी में कोई चीज काम नहीं आती तब गुरु काम आता है। फिर वो आएगा काम और वो बिल्कुल बचा लेगा फिर आपको। एंड द लास्ट थिंग, कीप ऑन, डोंट स्टॉप, चलते रहिए। जरूरी नहीं कि आप एक्टर बनने चले हैं तो आप बस चलते रहो, हो सकता है आप एक्टर ना बनो, डायरेक्टर बनना था आपको। आप कौन होते हैं अपनी डेस्टिनी डिफाइन करने वाले? मैं कौन होता हूं कि मुझे क्या बनना है? मैं तो गांव से निकला था एक सरकारी नौकरी के लिए, मैं यहाँ की मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड बिजनेस कोचिंग कर रहा हूं, तो मुझे कहां पता था, मैं तो निकला ही नहीं था इस काम के लिए। तो आप कोई नहीं है जिसको सब कुछ पता अपनी जिंदगी के बारे में। हो सकता है आपकी डेस्टिनी कहीं और हो सकता है आपको कुछ और बनना हो। तो अगर आप रुक जाएंगे तो शायद वहां तक नहीं पहुंचेंगे, अगर आप चलते रहे तो शायद आपको मिलना इतना था और आप इतने के लिए बनाए गए थे भाई। अमेजिंग, ब्यूटिफुली डिफाइंड दीज 5 पॉइंट्स। और अगर कोई इसे नोट करे, रिवाइंड करो फिर से देखो, रिवाइंड करो फिर से देखो, सेव करो ये सारी चीजें, क्योंकि ये कितने सिंपल अगेन है सुनने के लिए, लेकिन अगर आप करोगे इसे तो कठिन है। लेकिन अगर आपके सपने सही हैं, जेन्युइन है, तो these 5 points is something you must do and you will definitely reach your destination. You know, आपने mention किया था while you were talking about this, एक 2 शब्द आपने mention किए, which is business coach. मैं उसमें एक और चीज ऐड करूंगा, life coach. I look at your work as a motivational speaker, exactly, a business coach and a life coach. Let's talk about business coach. इतने क्लैरिटी से आपने डिफाइन किया है कि व्हाट आर द 5 स्टेप्स टू सक्सेस। प्लीज आप हमें बताइए कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ बिजनेस कोच।
जो भी बिजनेस होते हैं, जैसे मान के चलिए कोई भी बिजनेस है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके कई फेज होते हैं। एक तो पहला फेज होता है सर्वाइवल का, कि कोई बिजनेस सर्वाइवल फेज में, तो 90% बिजनेस सर्वाइवल फेज में डूब जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं, स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं भाई, एक साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। सर्वाइवल फेज के बाद आपका एक फेज आता है जो आपके, मतलब वहां से जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो थोड़ा सा आपको ग्रोथ फेज आएगा, कि थोड़ा आप ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अभी सफल हो गए। इस ग्रोथ को अगर आप मेंटेन कर पाए फॉर कंटिन्यूअस 5 years, तब आप सक्सेस फेज में जाएंगे। फिर सक्सेस के बाद भी एक फेज है, दैट इज इम्पैक्ट फेज, कि अब बिजनेस का इम्पैक्ट आपके चलते पूरी इंडस्ट्री पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो बिजनेस कोचिंग में मेनली हम लोग जो भी बिजनेसमैन है, उनकी कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनका टर्नओवर अभी कितना है और उनका क्या टारगेट है। अच्छा देखिए, ये पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस कोई भी हो, इसको चलाता कौन है? 2 चीज, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स, बस 2 ही चीज हैं। या तो टेक्नोलॉजी के साथ आप कुछ कर रहे होंगे और या तो लोगों के साथ, सर्विस या टेक्नोलॉजी, करेक्ट। तो या तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है और या तो ह्यूमन वाला प्रॉब्लम, 2 ही प्रॉब्लम होंगे। और तीसरा प्रॉब्लम क्या होगा? करेक्ट। या तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है और या तो लोगों से संबंधित कोई प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व कर देगा, क्योंकि टेक है, चीजें हैं, वो सॉल्व कर ले। ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है। मुझे लगता है कि हमें लोगों को बनाना है, लोग धंधा बना देते हैं। अगर आप लोगों को बना गए, अगर लोग आपके खुश हैं, सच में ईमानदार हैं, वहां जाके टाइम पास नहीं कर रहे, वो सच में आपके पर्पस से जुड़ पाए, उनको भी आपकी बात समझ में आ रही है और लोग 100% देने लगे, तो बिजनेस कहीं से कहीं जा सकता है। करेक्ट। लेकिन कई बार होता क्या है कि प्रॉब्लम ऑनर में होती है, वो खोज रहा होता है लोगों में। आई सी। हाँ, ऐसा भी होता है। प्रॉब्लम उसके अंदर है, द ब्लेम गेम। यस, प्रॉब्लम ऑनर के अंदर है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं मेरे लोग अच्छे नहीं है, करेक्ट, मेरी कंपनी के लोग अच्छे नहीं है, मेरी टीम के लोग अच्छे नहीं है, राइट। ये हमेशा सच नहीं होता। करेक्ट। तो कई बार प्रॉब्लम उसके अंदर ही है, लेकिन वो मानता नहीं है, क्योंकि वो बॉस है, वो ऑनर है। जबकि मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेसमैन, अगर वो अपने आप को ऑनर ना माने, बल्कि माने कि आई एम द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ माय कंपनी, राइट, कि मैं अपनी कंपनी का पहला एम्प्लॉय हूं। जैसे ही आप एटीट्यूड शिफ्ट करते हैं, आपका पूरा बिहेवियर बदलने लगता है। करेक्ट। आपको, मैं मान रहा हूं मैं मालिक हूं, तो मैं जब भी आऊं भाई, किसी भी वजह, तुम नौकरी करो, तुम टाइम पे आओ। मेरा मन भाई, मैं तो ऑनर हूं, मैं 2 बजे आऊंगा, 4 बजे आऊंगा, लाइक व्हाटएवर। ये उसके लिए हो सकता है जो 1000 करोड़ बना चुका है, लेकिन जो अभी एमएसएमई है, जिनको अभी बनाना है भैया, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ का बनना है, उसके लिए सच नहीं है। तो उसको तो ये सोचना है कि मैं पहला एम्प्लॉय हूं, आई एम द फर्स्ट एम्प्लॉय। तो माइंडसेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी रिलेटेड चीजें हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें हैं, और इन सारी चीजों पे हम लोग काम करके उनके बिजनेस को 10x ग्रोथ तक लेके जाते हैं। इट इज सो मच टू हैव एज अ नॉलेज। तो आप इसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन भी करते होगे, रिसर्च करते होगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आपको इनवाइट करती हैं बिजनेस कोचिंग के लिए। अब ये तो हो गई बिजनेस कोचिंग, विच इज़ अ सुपर स्पेशलिटी जिसमें आप माहिर हैं, एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन आवर कंट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइफ कोच। लाइफ कोच क्या होता है? लाइफ कोच का कुल मिला के मतलब है कि आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, उन सब को क्लियर करके आपको फ्लो में लेके आना। वाओ। अभी कितना डिप्रेशन चल रहा है, लोग बहुत जल्दी जल्दी एंगर देके आदमी कितनी जल्दी गुस्सा हो जा रहा है, जो काम उसको करना है कर ही नहीं पा रहा, डिस्ट्रैक्टेड है। सोशल मीडिया का ये जो पूरा एरा है, ये एक डिस्ट्रैक्शन का भी तो एरा है। बिल्कुल, इतना डिस्ट्रैक्शन है जी। तो लाइफ कोच का काम है उसकी जिंदगी को सरल बनाना, सिंप्लीफाई करना, ब्यूटीफाई करना। ओके। वो जो इतना पजल्ड हो चुका है एक आदमी अपनी 1000 चीजों को लेके, उसको सही करना, थोड़ा उसका पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करना और उसे उस डायरेक्शन में थोड़ा सा नज करना। हाँ, देखिए एक बड़ी अच्छी कहानी थी ना, कि कोई इंसान था, उसको पता चला कि कोई बहुत अच्छा मूर्तिकार है, तो बड़ा मतलब एक्साइटेड था कि मुझे देखना है कि मूर्तियां बनती कैसे। ओके। तो वो गया, पता किया कि कहाँ पे ये मूर्तिकार आया, जाके देखा, बड़ा सा पत्थर था, वो कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा। तो उसने कहा कि मूर्ति कब बनाओगे? तो कहा कि वही बना रहा हूँ। तो
कहा कि मूर्ति तो कहीं दिख नहीं रहा। हाँ, कहा कि मूर्ति पहले से इसमें है, बस जो बेकार की जो चीजें हैं मैं उसको हटा रहा हूं। हमें सिर्फ बेकार की चीजें हटानी, वाओ, जो फालतू के स्ट्रेस हैं, जो फालतू की चीजें हैं, जहां हम फालतू का टाइम दे रहे हैं, बस उनको ठीक करना है। बाकी चीजें तो हमारे अंदर पहले से मौजूद है, दैट्स अमेजिंग। हम तो पहले से ही अच्छे हैं। चीयर्स यार, हाँ। सच्ची में व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग हम सब पहले से ही बहुत अच्छे, कि जो कचरा है बस वही निकालना है। उसमें से जब हम निकाल दे तो मूर्ति निकल आएगी। बचेगी बचेगी, आप देखिए। अमेजिंग दैट इज। यू नो, सोशल मीडिया की बात हो रही है क्योंकि आपने मेंशन किया था, और किस तरीके से जो ज्यादातर यूथ है ये इसमें इन्वॉल्व है। प्लीज गिव मी योर पर्सपेक्टिव अबाउट द गुड एंड द बैड टुडे ऑफ सोशल मीडिया। एक पावर है, एक शक्ति है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए, आज आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है कि आप कोई बात कहें और लाखों लोग सुन सकते हैं। कितना मुश्किल होगा इससे पहले अपनी बातों को लाखों लोगों तक पहुंचाना, आज कितना आसान है। बिल्कुल। तो आपके पास एक बहुत बड़ा पावर है। पावर का यूज और मिसयूज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मैच्योर हो पाए, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आती है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपको लोग सुन रहे हैं तो। दूसरी चीज, जो यूथ्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा भी है अगर वो कंट्रोल्ड वे में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो इससे कंट्रोल किए जा रहे हैं तो ये बड़ा खतरनाक भी है, क्योंकि सोशल मीडिया अगर आपको कंट्रोल कर रहा है तो ये आपको चैन से रहने नहीं देगा फिर। बिल्कुल। हाँ, ये भी एक ट्रैप ही है फिर। और ज्यादातर लोग हो रहे हैं ट्रैप्ड, क्योंकि एल्गोरिथम्स ये लोग जो है सोशल मीडिया के वो वैसे बना रहे भी हैं कि वो ट्रैप कर ले लोगों। आप कुछ भी सोचो वो दिखने लगेगा। हाँ हाँ, जब आप कुछ कह रहे हो और नेक्स्ट चीज वो हो जाए, उसके बारे में ही आपको फीड में आ जाए। कहने तक तो ठीक था, अब तो ऐसा हो रहा है कि आप सोच रहे हो और आपको दिखने लग रही चीज। देखिए यहाँ तक क्या हो रहा है, कैसे? अब ये कैसे हो रहा है, आई डोंट नो एआई कहाँ जा रहा है। अगर यहाँ तक हो रहा है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ और वो चीजें मुझे दिखने लगे, ये बहुत डेंजरस है फिर। नहीं, एब्सोल्युटली। तो ये डेंजर के बारे में मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ बात, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप उनके लाइफ कोच बनते हैं, उन्हें बिजनेस कोचिंग देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, वो एज ग्रुप भी ऐसा ही होता है जो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है सोशल मीडिया से। आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे कि भाई आप कचरा निकालिए लेकिन आप सोशल मीडिया भी यूज कीजिए। तो प्लीज वुड यू माइंड गिविंग एडवाइस टू दीज पीपल हु आर सो ट्रैप्ड, जो ट्रैप हो गए हैं सोशल मीडिया से? इन सब चीजों के लिए सबसे पहली चीज किसी भी इंसान को समझनी होगी कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट क्या है। आपकी लाइफ में सबसे कीमती चीज आपके पास क्या है, एंड दैट इज टाइम। सबसे पहले तो ये समझ पैदा करनी होगी कि मेरी जिंदगी में सबसे कीमती चीज वो क्या है मेरे पास, दैट इज टाइम, वक्त। पहली चीज, जब इस चीज का आप एहसास कर लेंगे तो कोई भी कीमती चीज आप फालतू में नहीं गंवाना चाहेंगे। अगर मुझे पता है कि ये बहुत कीमती है और मुझे ये आपको देना है, तो मैं ये तब दूंगा जब आप मुझे वो दे दो जो इससे भी ज्यादा कीमती हो। आप मुझे बोलेंगे कि भाई शशीष भाई आप ये दे दो, 1 रुपये ले लो। भाई मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं, 1 रुपये की चीज ही नहीं है, कैसे दे दूं मैं? तो चीजों के लिए आप इतने समझदार हैं कि मैं आपसे कोई चीज मांगूं और आप जब तक उससे बड़ी कीमत नहीं मिलेगी तब तक आप वो चीज मुझे नहीं दोगे जी। वक्त कैसे दे रहे हो? वाओ, अहमियत नहीं है लोगों को, पहचान नहीं है। कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं आप अपनी चीजों को एक्सचेंज नहीं करेंगे अगर उसके मुताबिक या उससे बड़ी कीमत ना मिल जाए, और आप वक्त का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आप खुद से पूछो ना कि मैं अपना वक्त किसको दे रहा हूं, कहां दे रहा हूं, क्या देख रहा हूं, और उसका ROI क्या है। बिल्कुल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, मुझे क्या मिल रहा है फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीडियो, एट द एंड ऑफ द रील, व्हाट एक्चुअली आई एम गेनिंग। जिसके लिए मैंने अपना वक्त दिया है, जो सबसे कीमती एसेट है। हाँ, वो सबसे कीमती है जो मैंने आपको दे दिया भाई, उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। अगर वो घटिया चीज मिल रही है तो माय गॉड, तो अभी आप बहुत बच्चे हैं ना। फिर यही लोगों को समझना है कि एक आम इंसान की जिंदगी में उसको नहीं पता कि उसके वक्त की कीमत क्या है। लेकिन दुनिया के टॉप ब्रेन्स आज लगे हुए हैं आम लोगों का टाइम निकलवाने में।
देखिए, क्यों? उनको पता है कि आपका टाइम पैसा है जी, बिल्कुल आपका टाइम मेरे अरबों रुपए हैं भाई। 100 करोड़ लोग अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे आके रोज 4 घंटे देंगे ना, मैं तो अरबों अरबों रुपए कमाऊंगा। वो 4 घंटे देने वाले को नहीं पता है कि उसका टाइम कितना कीमती है, लेने वाले को पता है कि तेरा टाइम कितना कीमती है राइट ना। और मैं आपका फ्लो नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल। एक मैंने अभी अभी पढ़ा है कि अब जो एवरेज ड्यूरेशन टाइम ऑन सोशल मीडिया हो रहा है, एवरीबडी डिड यू ऑल नो दैट एवरेज ड्यूरेशन टाइम हो गया है 8 घंटे। यस। बहुत ही सिंपल है, आपके पास जो भी फोन है आप देखिए कि हाउ मच टाइम यूजेज टाइम, बिल्कुल 8 घंटे एवरेज टाइम आप अपने फोन पर यूज कर रहे हो। अब उसमें से आप कितना सोशल मीडिया में यूज कर रहे हो, कितना बाकी में यूज प्रोडक्टिव है, कितना अनप्रोडक्टिव है। बस 2 कैटेगरी है कि आप प्रोडक्टिव चीजें देख रहे हैं, कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या आप अनप्रोडक्टिव चीजें कर रहे हैं। तो अगर आपको रिटर्न वो मिल रहा है जो आपको चाहिए और जिसका कनेक्शन आपके गोल से है, इट्स ऑल वेल एंड गुड। आप 8 नहीं 16 घंटे कीजिए। लेकिन शशि जी, यहाँ पर एक चीज होता है जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होता है, वो होता है डोपामाइन, राइट? एम आई सेइंग इट करेक्टली? डोपामाइन एंड ऑल। डोपामाइन, सॉरी, डोपामाइन होता है। ये एक हैप्पी हार्मोन होता है, वैलिडेशन हार्मोन होता है। जब आप कुछ ऐसा पाते हैं, मजा आ गया, वो वाला फील, जब आप अचीव करते हैं कुछ, वो होता है। और ये आपको हिट देता रहता है। वो उसके बेसिस पर सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स बनते हैं। आप इसे बीट कैसे करें? क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री थी नेटफ्लिक्स पर, ऑलराइट, उसका नाम यहाँ पर लिखा है। इसमें एक बहुत ही अमेजिंग चीज विच हिट मी ऑल्सो, वो ये थी कि ह्यूमन ब्रेन है, उसे मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं टू इवॉल्व टू जो आज है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसे 15-20 साल 30 साल में ही तो इतना डेवलपमेंट हुआ, तो वी कैन नॉट कीप अप। तो बस यही कहना कि बॉस रियलाइज कि ये वक्त है, वेरी गुड पॉइंट, लेकिन ये एक एडिक्शन बन गया है। गुड, क्या करें इसके लिए? हमें ये सिर्फ एक बुरी आदत की तरह नहीं देखना चाहिए, हमें सोशल मीडिया कंजम्पशन को एक एडिक्शन की तरह देखना चाहिए। अब इसमें यू आर द परफेक्ट पर्सन टू आस्क कि अब अगर हम इसे एक एडिक्शन के तौर से भी देखें तो उसका कैसा सोल्यूशन होगा? मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं, सिर्फ सोशल मीडिया करें, कुछ भी जहां भी आपको लग रहा है कि मेरा टाइम फालतू का जा रहा है या वॉट एवर, राइट? हाँ, एक सिंपल सॉल्यूशन है इसका, आप होश में कीजिए, राइट इट डाउन। आप सोशल मीडिया करना, आपको 8 घंटे चलाना है, कुछ भी करना है, 2 घंटे आपको किसी से चैटिंग करनी है, कुछ भी करनी है, राइट इट डाउन एंड देन डू दिस, राइट? मैं 2 घंटे आज बर्बाद करूंगा, लिख के कीजिए अगर आपकी हिम्मत है। तो क्या लिखना है? यही कि मैं 2 घंटे बर्बाद करूंगा। अच्छा, यस, और लिख के बर्बाद करना है। अच्छा, लिखने का पावर कुछ और। यस, आप लिखो कि मैं कल 2 घंटे बर्बाद करूंगा, अब करो। आप बोलो कि कल मैं 4 घंटे फालतू का मोबाइल चलाऊंगा, अब चलाओ। आप बस लिखो और तब करो बर्बाद। आप होश में बर्बाद करो, बेहोशी में नहीं। आपको ये पता चलना चाहिए कि आप बर्बाद कर रहे हो। द थिंग इज, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं अपना लाइफ बर्बाद कर रहा हूं, मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये कि मैं जानता नहीं हूं कि मैं बर्बाद कर रहा हूं। मैं जब जान जाऊंगा तो मैं बर्बाद नहीं करूंगा। इट्स सो सिंपल। मैं बेहोशी में, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, कि सच में मेरा टाइम जा रहा है, सच में मैं कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा। एडिक्शन, देखिए एडिक्शन क्यों प्रॉब्लम है? एडिक्शन इसलिए प्रॉब्लम है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो कब एडिक्टेड होता चला गया, राइट? ये हैबिट कब एडिक्शन बन जाती है, उसको पता नहीं चला ना, वो बेहोशी में है। किसी भी चीज का एडिक्शन बन जाना यानी आपने होश में कुछ भी किया ही नहीं था, आप बेहोशी में कर रहे थे। और होश में करने का मतलब है राइट इट डाउन। वाह, उसका पावर ही कुछ और है। ये काम कीजिए, आज आपने कहां कहां टाइम दिया, रात में तो आप सोने जाएंगे, आप लिखे। इतना बड़ा पावरफुल टूल है ये। या इम्पैक्ट, मैं ही सोच रहा था कि आज मैंने क्या क्या किया है। और मैं गिल्ट में ही नहीं लिखूंगा कि यार मैंने यहाँ पर 15 मिनट यहाँ पर वेस्ट कर दिया जब मुझे ये करना था। आप लिख के देखिए, आपका पूरा कंसाइन जो है ना, राइट, वो जाग जाएगा। और 30 दिन से ज्यादा मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मैं भी कर लेता हूँ ये, यू नो। मतलब किसी की हिम्मत हो, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे कैमरा देख के कह रहा हूँ कि अगर किसी की भी हिम्मत है, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई एडिक्शन हो गया, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया, मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ,
आपकी हिम्मत है तो आप 30 दिन लिख के अपना टाइम बर्बाद करके दिखाइए। माय गॉड यार, लिख के टाइम बर्बाद करके दिखाइए। इंसान कितना भी खराब क्यों ना हो, कितना भी खराब, वो भीतर से अच्छा ही है। इस दुनिया का सबसे खराब इंसान भी, जो आप मान के चलिए कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है सपोज, राइट, आपको क्या लगता है कि जो बहुत बड़ा आतंकवादी है या टेररिस्ट है, उसको क्या लग रहा है कि वो गलत काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता कि उसको वो गलत काम कर रहा है। उसको ये पढ़ाया गया है, उसके पास ये दर्शन है, उसके पास ये फिलॉसफी है कि वो एक पुण्य का काम कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल उसको यही पढ़ाया गया है कि मैं एक पुण्य का, कोई आत्मघाती बम है, एक 16 साल का बच्चा अगर आत्मघाती बम बन के और वो जा रहा है फटने के लिए, वो रो के नहीं जा रहा साहब, वो मुस्कुरा के जा रहा है। उसका मोटिवेशन वो अच्छे से सेल्फी और कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहा है और वो अच्छे से जा रहा है। आप एक बात समझिए, खराब काम भी तब होते हैं जब उन खराब कामों के लिए अच्छे दर्शन डेवलप कर लिए जाते हैं। वो क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, आपको लग रहा है गलत काम कर रहा है, उसके साथ कभी बैठे आप, बैठ के पूछिए, वो बोलेगा मैं पुण्य का काम कर रहा हूं। तो खराब काम भी तब होते हैं जब आपके पास उसके लिए भी बढ़िया फिलॉसफीज की नहीं, मैं तो बढ़िया, तो जिस दिन इंसान को ये लग जाता है ना कि वो गलत काम कर रहा है, हाँ, उसी दिन छोड़ देता है। फिर क्यों लिट्टे के लोग, क्यों नक्सलवादी, क्यों कोई रविशंकर जैसा आदमी जाता है उधर बात करता है और वो हथियार डाल देते हैं? क्यों? 20 साल से तो नहीं डाल रहे थे, क्या हुआ वो 2 घंटे के टॉक में भाई? ऐसा क्या हो गया, कैसे हथियार डाल दिया? 20 साल से जो आदमी कह रहा है कि मैं इसी विचारधारा पे चलूंगा, वो 2 घंटे में क्या हो गया? आखिर उसको रियलाइज हुआ कि वो गलत कर रहा है। वाह, इंसान गलत है ही नहीं, गलत फिलॉसफीज डेवलप की जाती है गलत कामों को करने की, कि भैया मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, इसमें क्या खराबी है? थोड़ा बहुत तो सब करते हैं जी, हैं, आप भी कर रहे हैं जी, विशाल जी भी कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा कर लेता हूं, क्या जल जाएगा? ये भी तो कर रहे हैं, क्या ये नहीं कर रहे हैं? थोड़ा करप्शन, थोड़ा बहुत हम भी कर लेंगे क्या? सी, एथिक्स में 3 चीजें होती हैं, राइट, रॉन्ग, और एक तीसरी कैटेगरी है, एवरीवन डज इट। गुड, बैड एंड एवरीवन डज इट। वाओ, या। तो आप विश्वास मानिए, पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपना टाइम बर्बाद कर ले होश में। आप अपनी जिंदगी बर्बाद ही नहीं कर सकते, आप शराब पी ही नहीं सकते, आप गलत चीजें कर ही नहीं सकते, आप कुछ भी गलत नहीं देख सकते होश में। इसके लिए एक बेहोशी चाहिए। उस बेहोशी को तैयार करने के लिए सारे तंत्र बनाए जाते हैं ताकि आप बेहोश ही रहें, आप होश में ना आ जाए। और सोशल मीडिया ऐसा ही एक तंत्र है। बिल्कुल है, एकदम मैं कह रहा हूं है। What a unique perspective. You know, सोशल मीडिया के बारे में ऐसा पर्सपेक्टिव मैं पहली बार सुन रहा हूँ, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ रख दीजिए, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि what a beautiful sense of articulation you have. I'm very enamored. मतलब ये रहे ना रहे, it is such a endearing, है ना बाबा? It's lovely है। आपने माइंड फिलोसफी के बारे में कहा है, टेररिज्म की बात अगर करें, हम ये एपिसोड उस दिन में शूट कर रहे हैं जहां पर इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलने वाला है। अब हमने एक क्लियर डिसीजन लिया है, ये पर्सनल डिसीजन है कि आज हम मैच नहीं देखेंगे, आज हम ये करेंगे, ये हमारी सोच है। ऑल राइट, एंड टू बी फ्री एंड लिबरल इज कि जो आपकी सोच है वो आपकी सोच है भाई। एग्जैक्टली। भारतीय होने के नाते मेरी सोच है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। बहुत सही। क्या मैं आपको आई अग्री। ओह ग्रेट, ओके, व्हाट डू यू अग्री ऑन? नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए। कौन सा मैच? यही जो हो रहा है। मुझे तो आपसे पता चला कि आज मैच, देखिए मुझे ये भी नहीं पता था। लेकिन अगर आपको पहले से पता होता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी, एवरी स्पोर्ट्स फैन, चाहे आप क्रिकेटर हो या ना, वो एक फीलिंग होती है अलग, लेकिन इस वक्त थ्रिल है उसका, फीलिंग अलग है। ऑपरेशन अभी ये सारी चीजें हुई हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि जो परिवारें थी, जो पहलगाम में हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो खुश होंगे इस बात को जान के। एक बहुत ही सिंपल सा एक विचारधारा है, एक पर्सपेक्टिव है। ठीक है, लोग हैं कि यार स्पोर्ट्स अलग होता है, ये अलग होता है, वो उनकी विचारधारा है। मैं भी उसमें सब्सक्राइब करता था और करता हूं, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं करता हूं। और मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि अगर आपके फैमिली में, भगवान ना करे कि आपके फैमिली का कोई भी मेंबर अगर विक्टिम होता
इस टेररिस्ट अटैक में, या फिर टेररिस्ट अटैक के बाद युद्ध में, ऑपरेशन सिंदूर में भी, बहुत सही बोल रहे हैं। तो क्या आपकी फिलॉसफी इस क्रिकेट मैच के बारे में वही होती कि यार ऐसे करते हैं स्पोर्ट्स, हाँ मतलब मेरे चाचा जी जो है टेररिस्ट ने उन्हें मार दिया है पैंट निकाल कर, लेकिन वो मैं अलग रख लेता हूं क्योंकि स्पोर्ट्स अलग चीज होती। पॉसिबल ही नहीं, तो अगर ऑब्वियस आंसर है ना सर कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इस पॉडकास्ट में हम दूर रहते हैं पॉलिटिकल व्यूज से, नो डाउट, और अपने व्यूज को हम इम्पोज नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी एक हो जाता है कि भाई हमें अपना पक्ष, इतना ऑब्वियस पक्ष रखने का हक तो होता है। एग्जैक्टली, ये कैवियट देकर के भाई ये मेरा पक्ष है। हाँ सबकी अपनी अपनी वही बात है, अपनी अपनी राय, अपना ओपिनियन। आप देश भर में घूमते हैं, फिलहाल आप रहते हैं नॉर्थ में, आप हैं बिहार से, रहता नोएडा में हूँ। आप ना, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन चलिए आपने बोल दिया। आप हैं बिहार से, आप रहते हैं नोएडा में, आज आप मुंबई में हो, कल आप पुणे में थे, अब आप गोवा जा रहे हो। मेरे शेड्यूल बता दिया अगर आपको फॉलो करना है। आप पूरे देश को अब घूमते रहते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते रहते हैं, अलग अलग कल्चर से मिलते हैं। भारत के बारे में इस वक्त आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे पावरफुल कंट्री हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ्स हैं, और अगर हमने इस पावर का सही इस्तेमाल कर लिया, इनको स्किल्ड कर दिया, इनके कैरेक्टर को अपलिफ्ट कर लिया, तो ये हमारी सबसे बड़ी मजबूती होगी। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारा पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा पॉपुलेशन है। इस प्रॉब्लम को अगर हम अपने स्ट्रेंथ में टर्न कर सकते हैं तो हम सबसे पावरफुल कंट्री होंगे आने वाले 10-20 वर्षों में, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो यूथ है हमारे पास, इनको आप कैसे शेप कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और मुझे बोलते हुए ये दुख होता है कि जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी स्कूल्स हैं, बहुत सारे जो मैं बिहार में देखता हूं, वहां पे बहुत अच्छे हालात नहीं है अभी, तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो हर आदमी को यहाँ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। आप डिपेंडेंट मत रहो कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है, टीचर्स आपके लिए क्या कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ वो क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, दैट्स ऑल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 शब्द हैं, वेरी पावरफुल, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वो बनो ना दोस्त। आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी, लेकिन एक बहुत ही अमेजिंग चीज था कि एक देश का जो एजुकेशन लेवल है, जो कल्चर है, वो सबसे ज्यादा इंडिकेट होता है उनके ट्रैफिक से। क्या बात है। मैं तो बहुत खराब। देखिए, और गाड़ी कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रही है नहीं, या फिर सिटीजन चला रहे हैं? क्या बात। तो एक कॉम्बिनेशन होता है। चलिए, आई वांट टू नाउ टॉक अबाउट अनदर स्फीयर ऑफ योर लाइफ विच इज पॉडकास्टिंग। क्या बात। बढ़िया पॉडकास्ट है आपका, मतलब अगर आपने नहीं देखा है, विच इज नॉट वेरी पॉसिबल, आप प्लीज जाकर देखिएगा। और उसमें इतने इंटरेस्टिंग लोग आए हैं। आपका सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, ये नहीं पूछूंगा कि किसके साथ हुआ है, लेकिन 2-3 कॉम्बिनेशंस में आप बताइए कि उन पॉडकास्ट में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा? मुझे तो मतलब जितने भी पॉडकास्ट अभी तक मैंने किए जी, तो मैं भी सीख रहा हूँ इसको कि किस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, क्या बात करनी चाहिए। जी, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है प्रिपरेशन। हाँ, क्योंकि फिर आप लोगों के बारे में जानते हैं, अच्छा इन्होंने और क्या किया है, इनकी जिंदगी क्या रही है, एंड ऑल दैट इज सो इंटरेस्टिंग। और बाकी तो जितने भी लोग आते हैं वो आपको कुछ दे के जाते हैं। ओहो, आप कह नहीं सकते कि किससे मतलब कौन बहुत अच्छा लगा, हर आदमी आपको कुछ दे के चला जाता है। आप मेरे वन ऑफ द फेवरेट हो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एपिसोड के बीच में ही बता रहा हूँ, खुला बता रहा हूँ, क्योंकि व्हाट आप जो कह रहे हैं ना कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज हमें मिलती है कि we get to interact with amazing people. ये सबसे बड़ी खूबसूरत पॉडकास्ट। हम उनसे अग्री या डिसएग्री करें वो अलग बात है, हाँ। लेकिन हम एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो बहुत मजा आता है। जैसे कि इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके 1-2 गेस्ट के नाम लेना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने 1-2 पॉइंटर्स जो कहे थे बहुत ही पावरफुल था। तो लेट्स स्टार्ट विथ विवेक जी। विवेक अग्निहोत्री जी कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं, बहुत सारे फिल्म्स बनाए हैं। उनके बारे में आपने क्या सबसे जो
इम्पैक्टफुल चीज आपने नोटिस की? बहुत क्लियर है वो, मतलब उनकी फिलॉसफीज बहुत क्लियर है. ही हैज गॉट अमेजिंग क्लैरिटी. उनको टाइम नहीं लगता किसी भी चीज के बारे में बात करने में. मतलब यानी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है उस आदमी के पास. बहुत क्लियर है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. मतलब मैंने ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा भी जानने की कोशिश की कि वो क्यों कर रहे हैं. लाइक कश्मीर फाइल, फिर बंगाल फाइल्स, व्हाई ही इज डूइंग ऑल दिस. तो बहुत क्लियर फिलॉसफी है कि वो क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, और कितने ग्रेटफुल हैं कि गॉड हैज चूजन हिम फॉर समथिंग बिगर. आई सी. मूवीज से भी, मूवीज का भी तो एक पर्पस है ना, फिल्मों का भी तो एक पर्पस है. और अगर आप किसी बड़े पर्पस के लिए फिल्म बना रहे हो एंड यू आर सो ग्रेटफुल, तो ये समझ में आता है कि इंसान कितना क्लियर है चीज़ों को लेके. बिल्कुल. बहुत, और बहुत अच्छे आदमी. काफ़ी देर तक हम लोग की बातचीत हुई, फिर हम लोगों ने साथ में लंच किया. और उनको जब मैंने अपनी पहली वीडियो दिखाई, लाइक पहले भी देखा होगा, लेकिन जब लंच हम लोग कर रहे थे तो मैं वीडियो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप मुंबई आओ. तो ये बात सही है कि मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि बचपन में ये थिएटर करते थे, तो ये बाकायदा एक्टर है. तो इनकी पर्सनालिटी ऐसे ही नहीं निकली है, ये एक्टर थे. और आई एम श्योर कि एक ना एक दिन हम इन्हें सिल्वर स्क्रीन पर जरूर देखेंगे. ऑफ कोर्स यू हैव दैट क्लैरिटी इन यू एंड ब्यूटीफुल वॉइस. तो विवेक जी के बारे में ये आपकी क्लियर थॉट उनके बारे में. फिर थे समीर वानखेड़े जी. बहुत लोग उनसे अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, लव करते हैं, हेट करते हैं. एग्जैक्टली. हीरो समझते हैं, विलन समझते हैं. आपके क्या विचार है? मुझे लगता है कि वो एक कमाल के आदमी है जिनके पास डर नहीं. ही हैज गॉट नो फियर एंड ही इज लाइक कि मैं सच के लिए लड़ूंगा, चाहे मुझे सब कुछ क्यों ना गंवाना पड़े. मीन्स ये बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, जो सच के लिए लड़ना चाहते हैं. अगर उनको ऐसा लग रहा है कि या दिस इज द ट्रूथ, तो मुझे उनसे मिलके एक बात समझ में आई कि कुछ ऐसे लोग हैं अभी इस देश में जिनको फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या मैं कौन हूं. वो आपको नहीं देख रहे, वो सच को देख रहे हैं. तो अगर आप सही हैं तो आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर आप सही नहीं है तो आप कोई भी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स सो डेयरिंग. और मैंने ऑफ द कैमरा भी कई सारी बातें उनसे जानने की कोशिश की कि ऐसी चीजें होती होंगी, ऐसा होता होगा, थ्रेट, थोड़ा सा आप शेयर करोगे? थ्रेट आता होगा, ऐसा कुछ आता होगा. आया था उन्हें? मैं फैमिली को लेके पूछा कि फैमिली नहीं कहते कि मतलब, तो मैंने ये जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो कहते हैं कि तुम अपना जो करना है करो, इधर से टेंशन कभी मत लेना. फियरलेस. हाँ, लगे रहो. तो एक इकोसिस्टम होता है ना एक आदमी के बनने में, इसको समझना होगा. एक आदमी जो बनता है वो सिर्फ अपनी देन नहीं है, वो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल, सबकी देन है. सबका कंट्रीब्यूशन है उस आदमी के बनने में. आप अकेले नहीं बन रहे, एक पूरा इकोसिस्टम आपको बना रहा है. तो चूंकि उनकी फैमिली भी वैसी ही है. अच्छा. यस, कि यू फाइट फॉर द ट्रूथ. जान जाए, डोंट वरी अबाउट अस. Oh really? तब तो आदमी लगा. और क्योंकि I'm a little surprised जो आप मुझसे कह रहे हो, क्योंकि देखिए मैं फिल्म इंडस्ट्री से मेनली हूँ. तो शायद मेरा बायस है, क्योंकि हम सब शाहरुख खान सर के बहुत बड़े फैन हैं. मैं खुद भी फैन. बिल्कुल. और वो उनकी फैंडम कम नहीं हुई है, और उनके बेटे भी अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. लेकिन ये हमारा डिसीजन नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है. मैं बस ये पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ कि मैं भी उनकी बस पर्सनालिटी बता रहा हूँ. पर्सनालिटी बता रहे हैं That is his कि personality. चाहे हम उनसे अग्री करें, डिसअग्री करें, प्यार करें या नफरत करें, पॉइंट ये है कि ये आप उनसे एक पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है जैसे कि हम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एक क्लियर पर्सपेक्टिव आ जाता है, विच आई थिंक. दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, वो नशा मुक्ति पे बहुत काम कर रहे हैं. नशा मुक्ति, हाँ. तो बेसिक केस तो वही. हाँ, और उस पे काम कर रहे हैं वो, मतलब बहुत सारी. तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि सर आप बिहार चलेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, और मैंने देखा कि गाँव के अंदर छोटे छोटे बच्चे नशे में है. तो ही वाज लाइक, शशि आप जब बोलो. अच्छा, वो मतलब है उनका अर्नेस्टी है. बोले जब बोलो. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इस लेवल पे जाके कोई बोल रहा है कि आप कभी भी बोलो, मैं आ जाऊंगा नशा मुक्ति के लिए. आप कुछ भी ऑर्गेनाइज करो तो मैं आई एम देयर फॉर यू. अमेजिंग. और ये बहुत ही बिग थ्रेट है. एक वॉर चल रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक फिल्म है उड़ता पंजाब,
जिसने इसके बारे में बहुत ही खूबसूरती से एक कमर्शियल तरीके से लोगों को बताने की कोशिश की है। प्रॉब्लम तो है जी, और ये सिर्फ पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे ये देश की प्रॉब्लम पूरी देश पूरी दुनिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो पूरी दुनिया की सही बात है। बाकायदा यूएसए जैसे कंट्री में मैरिजुआना तो लीगलाइज ही कर दिया है, कनाडा में भी कर दिया है। सोचिए आगे सोचिए, देखिए क्या होगा, मतलब जी जी, अगर देश में हो जाए, अगर वो इंडिया तो अलग ही में कॉन्वर्सेशन, हाँ, यू नो इट्स। पैसे आपके लिए कितना मायने रखती है? हाउ इम्पोर्टेंट इज मनी फॉर यू? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि दो चीजें हैं। एक है कि आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरा है कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और पैसा बाई प्रोडक्ट है। मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी नहीं है। मतलब मेरी प्रायोरिटी में लोग सबसे ऊपर है। मतलब लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उनकी जिंदगी में कैसे वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है। मैंने जिंदगी में पैसों के लिए कभी काम नहीं किया। पैसा आया तो अपने आप आया, बाई प्रोडक्ट होके आया। लेकिन मैंने ये सोच के कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, ये सोच के कोई काम नहीं किया कि अच्छा यहाँ से इतने पैसे आ जाएंगे जी, यहाँ से। मैंने ये सोच के बिल्कुल किया कि हम कितने और जिंदगियों को इम्पैक्ट कर सकते हैं उनके ऊपर। हाँ, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट और लोगों पे हो सकता है। हमने नंबर बिल्कुल गिने हैं, लोगों को गिना है, पैसों को नहीं गिना। पैसा आते गया। मुझे लगता है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पैसा पैसा सोचने से पैसा आता नहीं। आप लोगों के बारे में सोचिए, आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ये पूरा बाजार है, इस बाजार में आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितनी बड़ी आप वैल्यू दे सकते हो इस बाजार को। दैट्स इट। बिल्कुल। अगर कोई इंसान को आज 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं किसी काम के, और किसी को 50 लाख मिल रहे हैं, बिल्कुल है कि वो 10 गुना ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा होगा जिसको 5 करोड़ मिल रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप खुद से वैल्यू की बात करें कि मैं और क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूं, तो आपको पैसों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा आपके लिए काम कर रहा होगा और वो धीरे धीरे आपके पास आने लगेगा। बाय प्रोडक्ट बनाइए। मुझे तो लगता है कि बाय प्रोडक्ट ही रहने दीजिए इसको। बट आई थिंक जिस तरीके से आप जिंदगी को समझते हैं, आई थिंक आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल होंगे, परफेक्ट इंडिविजुअल होंगे ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एक और मैं ब्रिटिश राज को इस पर ब्लेम करता हूं, थोड़ा पीछे जा रहा हूं, कि उन्होंने अमीर बनना, अमीर सोचना, पैसे होना, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये बुरी बात है। ये हम भारतीयों के अंदर ये उन्होंने एक सीड डाल दिया है। तो मेरी ये विचार है कि नहीं, मैं अमीर होना चाहता हूं, जैसे कि आपने कहा मेरे पास बेस्ट गाड़ी होनी चाहिए। ये आपका जन्म भी आप अधिकार है कि आप अमीर बने, समृद्ध बने। मैं बिल्कुल आलिशान बंगले में रहूं, मैं बेस्ट एनवायरनमेंट में रहूं, मैं अपने दोस्तों के साथ मैं वो भी खुश रहें। हम हिचकते क्यों हैं, हम शाय क्यों होते हैं ये बोलने में, कि ऐसा क्यों लगता है कि यार ये नहीं है, सही इंसान नहीं है। बेटा बड़े होकर मैं अमीर बनना चाहता हूं मैम, नहीं ये क्या बोल रहा है, ऐसे क्यों है सोच उन लोगों की तरफ। पैसों को लेके एक गलत फिलॉसफी बिल्कुल इस देश में कहीं ना कहीं पैदा हुई, और ना तो हम कंप्लीटली स्पिरिचुअल बन पाए, और ना तो हम कंप्लीटली भौतिकवाद को समझ पाए। दोनों में से हम कहीं भी नहीं रहे, बीच में हम लोग आ गए। और वो आपका कहना सही है कि शुरू से ही कि पैसा, मतलब जो पैसों की बात कर रहा है वो गलत है, या पैसों के बारे में अगर कोई बहुत कुछ, तो वो गलत चीज। ये एक माइंडसेट। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, देखिए जिन चीजों से आप मोहब्बत करते हैं ना, आप उनके लिए एक्शन लेते हैं। अगर आपको किसी चीज से मोहब्बत है तो आप एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। और जिस चीज से मोहब्बत है, देर या सवेर वही चीज आपके पास आएगी। क्योंकि गलत लोगों को पैसों से ज्यादा मोहब्बत है, इसलिए आप देखिए गलत लोगों के पास ज्यादा पैसे, और अच्छे लोग कहते नहीं मुझे तो ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मैं तो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा। आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो पैसा आपके पास है भी नहीं, पैसा आपसे दूर है। मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को अगर ऐसा लगता है कि वो अच्छा आदमी है, वो बढ़िया आदमी है, तो उसको पैसों से मोहब्बत होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके पास पैसा आएगा तो सिर्फ भोग में नहीं जाएगा, कुछ योग में भी जाएगा, कुछ तो कल्याण के भी काम होंगे ना। तो पैसों से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान होना चाहिए कि पैसा आपके लिए काम करे,
आप पैसों के लिए काम ना करने लगे जिंदगी में। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सारे डिसीजंस पैसों से कंट्रोल हो रहे हैं, आप सारे काम पैसों के चलते चुन रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप पैसों का टारगेट बनाएं, आप गोल बनाएं, आप सब कुछ करें, फाइनेंस के सारे गोल सेट करें। मुझे इतना कमा लेना है, 10x कर देना है, इनकम 2x कर देना है, ऐसा करना है। लेकिन आप फिर उठ के आ जाएं अपने काम पे, और काम का जो पर्पस हो वो लोग हो, पैसा ना हो। अच्छा, इस दुनिया में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी, यहां पे भी जितनी चीजें देख रहे हैं, ये सब कुछ, जितनी चीजें इस दुनिया में, जितनी भी चीजें बन रही हैं, ठीक है, किसके लिए बन रही है? या तो लोगों के लिए और या तो जानवरों के लिए। दैट्स इट। करेक्ट। या तो इंसानों के लिए या तो एनिमल्स के लिए। या और तो किसी के लिए नहीं हो रही। आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग किसके लिए हो रहे हैं? हम सर्विस कुछ डिलीवर कर रहे हैं या कुछ भी, तो कर किसके लिए रहे हैं? लोगों के लिए ना। तो इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर आप केंद्र को, न्यूक्लियस को पकड़े ना, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्यों पकड़ रहे हैं? आप न्यूक्लियस पकड़ो ना, मेन मुद्दे को पकड़े, रूट पकड़ ले आप। रूट है लोग, केंद्र में लोग हैं। इस दुनिया के अंदर कोई बहुत अमीर है, क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को अपनी सर्विस दे पा रहा है, या उसके प्रोडक्ट बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा स्टार है, कैसे पता चलता है कि बहुत बड़ा स्टार है? क्योंकि उसको बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं। दैट्स इट। मैं बहुत बड़ा हूं, कैसे पता चलता है? मुझे बहुत सारे लोग चाहिए। आप मुझसे भी बड़े, कैसे पता चलेगा? आपको मुझसे भी कई ज्यादा बड़ी संख्या में लोग चाह रहे हैं। दैट्स इट। तो आप लोग ही क्यों नहीं, उन्हीं से मोहब्बत क्यों नहीं कर ले रहे? जो रूट है पैसों का, समृद्धि का, फेम का, हर चीज का। तो आप जो कुछ भी बनाएं, बिल्कुल बनाएं, पैसों को लक्ष्य बनाएं, सब कुछ करें, बट केंद्र में, हृदय में आप लोग रखिए। दिमाग में जिसको रखना है रख लो। वाओ, आई न्यू यू वर द राइट पर्सन फॉर दिस। फिलॉसफी विद मनी, रिलेशनशिप विद मनी, अमेजिंग। लेकिन मनी एक बैरोमीटर होता है सक्सेस का। बिल्कुल है। एक, हाँ, एक। लोग अक्सर इसे ही बना लेते हैं, लेकिन नहीं। और अगर आप रिवाइंड करके पूरा पॉडकास्ट दे तो इट विल बी वेरी क्लियर इन दैट। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपका, इफ यू डोंट माइंड, एग्जांपल लूंगा। आपने अपनी जो जर्नी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ लाइफ कोच, बिजनेस कोच एंड एज अ यूट्यूबर, राइट, जब आपने शुरू की थी, लोग तो आपको आज देखते हैं। ठीक। लोग तो शाहरुख खान जी को आज देखते हैं, अमिताभ बच्चन को आज देखते हैं कि वाह, उनके पीछे जो संघर्ष, जो स्ट्रगल, जो फेलियर्स, जो दुनिया कह रही है तुझसे नहीं होगा, बट बच्चे आगे बढ़ो, तू हीरो बनना चाहता है, तू मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा, तू किसको मोटिवेट करेगा? कितने लोगों ने कहा था? ये पर्सनलाइज करके आपकी जर्नी बताइए, क्योंकि मैं जानता हूं कि शुरुआत में मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ा। Exactly. What I'm trying to get across is, how did you deal with failures and how did it impact your career and how did you learn from the failures? देखिए, मैं, हर आदमी, मुझे लगता है कि जो कामयाब हुआ है वो फेल तो बहुत हुआ है, और मुझे लगता है कि कामयाब लोग ज़्यादा फेल होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा फेल होते हैं वो, तब जाके वो एक कामयाबी के शिखर पे आपको दिखते हैं। तो जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी भी शुरू की, तो पहली वीडियो जब मैंने डाली, जो मतलब जहाँ मेरा फेस दिख रहा था, क्योंकि 100K तक जो सब्सक्राइबर थे, तब तक हमारा फेस नहीं दिखता था। हम लोग वॉइस ओवर जो वीडियोज़ होती थी वो करते थे। तो लोगों ने काफ़ी कमेंट किए कि सर अपना चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। हमने बड़ी मुश्किल से एक DSLR कैमरा खरीदा और अपनी पहली वीडियो बनाई, एंड वी वर सो एक्साइटेड कि आज मज़ा आएगा, कमेंट्स पढ़ेंगे, देखेंगे। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, और मुझे लगता है कि 99% कमेंट्स में एक बात अच्छे थे। हाँ, अच्छे थे। हाँ, वही बहुत अच्छे थे। उसमें लिखी हुई थी एक बात कि सर आप जो कर रहे थे वही करो, आपका चेहरा बढ़िया नहीं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? रियली ऐसा था कि यार जो कर रहे हो वही करो, आपका चेहरा बढ़िया नहीं, आपकी आवाज अच्छी है तो आप वही वॉइस ओवर वीडियोस बनाओ। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे। पहला, उनकी बात मान लेना कि भाई वो तो हमारे चाहने वाले हैं ना, सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर तो है, तो चाहने वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई आप जो कर, आप तो गुरु हो बॉस, बॉस लोग सब्सक्राइबर्स। तो एक था कि उनकी बात मान ले, और दूसरा था कि नहीं, हम अपने चेहरे पे विश्वास करें और इस काम को करते रहें, हम अपनी वीडियोस बनाते रहें। तो हमने पहला ऑप्शन नहीं चुना, हमने दूसरा ऑप्शन चुना। और कैसे चुना? मुझे ऐसा लगा कि जो फिल्मों में विलन होते हैं
तो मुझे ऐसा लगा कि उनको भी चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं यार, मेरे चेहरे में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं मैं कहा कि अगर उनको चाहने वाले लाखों करोड़ों हो सकते हैं जी। तो यार मुझे भी हो सकते हैं। और फिर इस तरीके से हम अपना काम करते गए। मुझे एक वाकया याद है, मैं एक जगह पे सेशन लेने के लिए गया था। मेरा ऑफलाइन सेशन ज्यादा होता है, तो मैंने वो सेशन लिया। सेशन लेने के बाद जो ऑर्गेनाइजर थे वो सब थोड़ा सा चाहते हैं कि 10 मिनट आप टाइम दे दो, तो मैं बैठा उनकी ऑफिस में गया तो बहुत सारे लोग आए। उधर से एक हट्टे कट्टे, मुझे लगता है कि 40 ईयर्स का कोई खतरनाक सा आदमी एकदम वो आया। कैसे हैं सर आप? और ये वो। कहा सर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं कहा क्या हुआ भाई? ऐसा तो नहीं सर, मैं आपसे माफी मांगना। नहीं, क्या बात है? कहा सर मैं 3 साल पहले आपकी वीडियो देख के हंसता था। अच्छा। हाँ, कि ये आदमी, मतलब कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है, कोई भी, वो आर्मी से रिटायर्ड थे, तो वो क्या ना हंसते थे। क्या कि सर मैं ना हंसता था कि यार इस आदमी को बोलने नहीं आता या कुछ ऐसा नहीं है, वॉट बता रहे थे। और सर मैं हंसता था, सर आज मुझे गिल्ट फील हो रहा है, आपको मैंने आज लाइव सुना है तो आई एम फीलिंग गिल्टी राइट। वाओ। तो मुझे ऐसे लोग मिले जो पहले हंसते थे और आके उन्होंने कन्फेस किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप आज जिंदगी में कहाँ हैं, इससे घबराइएगा मत, क्योंकि कल आप कहाँ पहुंच जाएंगे ये अभी आप भी नहीं जानते। बिल्कुल। तो हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन गॉड, और अपने काम में ईमानदार बने रहिए। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज की आपको ना भरपाई की जाएगी। आपके हर एफर्ट के लिए ब्रह्मांड को रिटर्न करना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप यहां दे रहे हैं और आपको रिटर्न नहीं दिया जाएगा, देना ही। आप देखिए पहले के जमाने में असुर होते थे वो तपस्या करते थे। तपस्या करने के बाद उनको मिलता था वरदान। महादेव आ गए, ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए और वरदान देते थे। अच्छा, जब महादेव जी वरदान देते होंगे, उनको नहीं पता कि ये कांड ही करेगा। भाई ये असुर है, ये कांड ही, क्या वो नहीं जानते? उनकी पर्सनालिटी में त्रिकालदर्शी हैं, वो तो सब कुछ जानते, वो तो जानते हैं कि ये तो क्या करेगा। उनको तो दिख भी रहा होगा कि आगे ये क्या करने वाला है। तो फिर देते क्यों थे? मत दीजिए ना। वो मैं पूछने वाला था। हाँ, मत दीजिए ना, मत दीजिए। आप तो भगवान है, आप तो ईश्वर है, मत दीजिए। क्यों दे रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि आप विवश हैं। हाँ, ब्रह्मांड के नियम से आप विवश हैं, सिद्धांत से आप विवश हैं। और ये सिद्धांत है कि जो तप करेगा उसको शक्ति दी जाए, चाहे वो अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो। अगर वो तप करेगा, अगर वो मेहनत करेगा, उसको शक्ति देनी पड़ेगी, ये जानते हुए कि वो गलत है, फिर भी देनी पड़ेगी। इट्स अ कंपल्सरी रूल। कंपल्सरी। महादेव जी से ले लिया भस्मासुर ने वरदान की जिसके सर के ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। उन्होंने दे भी दिया, तथास्तु। और सबसे पहले वो महादेव पे ही हाथ रखना शुरू किया, महादेव भागने लगे। राइट। भस्मासुर को वरदान मिला कि जिसके सर पे हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा, और सबसे पहले वो महादेव पे ही ट्राई करने लगा, महादेव भागने लगे। फिर तो विष्णु जी को मोहिनी अवतार लेना पड़ा, उसके लिए बहुत सारे कांड करने पड़े उसको मारने के लिए। मैं आपसे ये बता रहा हूं कि अगर आप तप करेंगे, तो जब असुरों के साथ अन्याय नहीं होता था, जब उनके तप के साथ अन्याय नहीं होता था, आप तो अच्छे आदमी हैं, आपके साथ क्यों अन्याय करेगा ये ब्रह्मांड? आप काम तो करो, और आपकी मेहनत वहां तक लेके जाए आपको जब आप भगवान से लड़ पाए। दैट इज माई फिलॉसफी। यू मस्ट बी एलिजिबल टू फाइट विथ गॉड। वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज इलैबोरेट। यू मस्ट बी एलिजिबल। आपकी मेहनत इतनी होनी चाहिए, आप इतने ईमानदार होने चाहिए, और आप अगर सच में ईमानदार हैं तो आपकी मेहनत आपको एक दिन इस लायक बनाती है कि आप अकेले में ईश्वर से लड़ते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैंने कौन सी कमी छोड़ दी है, मुझ में क्या कमी है, उनको मिल रहा है, इनको मिल रहा है, इनको मिल रहा है, व्हाई आई एम नॉट बीइंग गिवन राइट। तो जब आप फाइट करने के लायक हो जाते हैं, तब याद रखिएगा आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको नहीं दिया जाएगा। बट द क्वेश्चन इज, क्या आप भगवान से लड़ने के लायक हुए हैं? क्या इतनी ईमानदारी आपके अंदर है? क्या इतने ईमानदार हो गए आप? क्या इतनी मेहनत आपने कर ली है कि आप भगवान से लड़ पाए कि आप मुझे क्यों नहीं देंगे? मैं कहता था जब हम सड़कों पे थे, कहीं भी नहीं थे जिंदगी में, तब भी मैं कहता था कि यार अगर हम जैसे लोग बड़े नहीं बने ना तो ईश्वर है ही नहीं, फिर खुदा नहीं है। फिर भाई 2 नंबर के धंधे करने वाले करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं, 3 नंबर का धंधा करने वाला क्रिमिनल कमा सकता है, सारे भाई अच्छा आदमी क्यों नहीं कमाएगा? मींस देयर इज नो गॉड, देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और जब ईश्वर ही नहीं है तो मैं क्यों अच्छा रहूं? फिर मैं भी बुरा हो जाता हूं भाई। बट ईश्वर है
तो जब आप उस लड़ने के लायक मेहनत का यही मतलब है कि क्या आप लड़ सकते हैं फिर खुदा से? अगर नहीं लड़ सकते तो अभी आपकी मेहनत बेईमान है, अभी आपने उतनी ईमानदार मेहनत नहीं की है। वरना इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है जो आपको ना दिया जाए। आप जो सोचेंगे आपको दिया जाएगा, देना ही पड़ेगा। ये ब्रह्मांड है ही देने के लिए। ब्रह्मांड का काम ही एक्सपैंड करना है और कुछ भी नहीं। आप इतने आए थे, इतने बड़े हो गए, आप इतना अनाज देते हैं जमीन को, जमीन इतना लौटाती है आपको। ब्रह्मांड तो एक्सपेंशन के रूल पे काम करती है, इनफाइनाइट। हाँ, कि वो आपको एक्सपैंड करके देगी और बड़ा करके देते जाएगी। तो ऐसा हो ही नहीं। मुझे लगता है कि अगर कोई बोल रहा है कि उसको नहीं मिला, उसके साथ गलत हुआ, अभी वो समझ नहीं पाया। उसके साथ कुछ, किसी के साथ गलत नहीं होता। आपको उतना मिला है जितना आपने काम किया है, उससे कम नहीं मिला, उससे ज्यादा ही मिला हो। मैं थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ। इस पूरे फ्लो में आपने मुझे पूरा फ्लो ही कर दिया। इट्स इनक्रेडिबल। यू रियली हैव अ गॉड गिफ्ट which is to inspire, to motivate, to teach. क्योंकि हर चीज़ के बारे में आपके पास ना सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जवाब है, दैट विल साउंड रॉन्ग, एक पॉइंट ऑफ व्यू के एडुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप इतनी सिंपली इसे, ये जो आप में कला है कि आप इतनी सिंपली इतना डिफिकल्ट चीज़ आप कह लेते हैं। मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज देयर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, टक 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 टक, मनी, टक 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 टक, गॉड, टक टक, स्पिरिचुअलिटी, टेररिज्म, जियोपॉलिटिक्स, हर चीज के बारे में यू डिडंट फ्लिंच। आई एम सो टेकन अबैक। इट इज एन ऑनर टू हैव अ थिंग। आई वांट टू आस्क यू, डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है? आप मुझे ऐसे आंसर कीजिए कि आप मुझे बताइए कि आपका एक पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात तक क्या होता है? मुझे लगता है एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है डिसिप्लिन के लिए कि आप अगले 1 घंटे में क्या करने वाले हैं ये खुद से पूछें। जैसे अभी मान के चलिए कि 8 बज रहे हैं सपोज राइट, तो आप पूछिए कि मैं 9 बजे तक क्या करने वाला हूं। 1 घंटे के बारे में खुद से बात कीजिए कि नेक्स्ट 1 आवर का मेरा गोल क्या होगा। दैट्स इट। ओके, 1 घंटे का गोल क्या होगा, अगले 1 घंटे में क्या करने वाला हूं। अगर ये आप खुद से पूछ सकते हैं तो आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। डिसिप्लिन होने का मतलब मेरे लिए इतना है कि आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। That's it. आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है, आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक, रात तक, जब भी आप अपने साथ कहीं भी हैं, तो आप खुद से बस इतना पूछते रहिए कि अगले 1 घंटे का गोल क्या है, नेक्स्ट 1 आवर का मेरा गोल क्या है। और अगर आपका गोल है कि इसको बर्बाद करना है, तो फिर वही बात, आप बोलिए कि मुझे अगला 1 घंटा बर्बाद करना है, अब बर्बाद कीजिए, लिख लीजिए। हाँ, लिख लीजिए, अब बर्बाद कीजिए। बहुत मजा आएगा आपको इस बर्बादी में, राइट। ये बर्बादी आपको आबाद कर देगी, जागृति तक पहुंचा देगी आपको ये। करेक्ट। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट कितने आप, दैट्स इट। 7 दिन तो गरीब आदमी भी काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। 7 साल लगातार काम करना, ये सिर्फ चैंपियन कोई कर सकता है, कोई बदला आदमी कर सकता है। 5 साल, माइकल फेल्प्स ने कहा कि मैं 5 साल तक बिना एक दिन गैप किए, और मैं 12 घंटे 15 घंटे तैरता था। तो बोले कि जब क्रिसमस के दिन पूरा अमेरिका छुट्टी मनाता था, 25 ऑफ दिसंबर, कहा कि उस दिन भी मैं 12 घंटे प्रैक्टिस करता था, और 4 साल तक मैंने एक सिंगल डे भी हॉलीडे और गैप नहीं लिया। इसीलिए वो खेलने से पहले ही कह चुका था कि मैं 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाला। ये कौन बोल सकता है जो 4 साल में बिना एक दिन गैप किए प्रैक्टिस करके आया है? वो जानता है कि वो क्या करने वाला है, उसकी प्रिपरेशन इतनी तगड़ी है, उसको पता है। तो डिसिप्लिन का मतलब इतना ही है कि मन करे तो भी काम करना, और मन ना करे तो थोड़ा ज्यादा काम करना, ताकि धीरे धीरे मन आपके कंट्रोल में आ जाए और मन को ये पता चले कि यह आदमी पागल है, ये आदमी बहुत पागल है, ये हमारी बात नहीं मानेगा। तो इसलिए जैसा ये चाहता है इसी के फेवर में हो जाओ। आप देखिए, अगर यहां पे मान के चलिए कोई युद्ध हो, कुछ भी हो, वॉट एवर, राइट, और हम सबको मौका मिले 2 लोगों में से किसी एक को चुनने का, तो ज्यादातर लोग किसको चुनेंगे? जो शक्तिशाली हो। आप ज्यादा शक्तिशाली
की तरफ भागते हैं कि ज्यादा पावरफुल कौन है, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। जिस दिन मन को ये पता चल जाएगा कि आप ज्यादा पावरफुल है, मन आपके साथ आ जाएगा, राइट? इट इज वो आपको ज्वाइन कर लेगा कि भाई इसके साथ जुड़ जाओ आप कि ये ज्यादा पावरफुल आदमी है। मैंने एक चीज़ तो तय कर ली है कि आपके लाइव शोज़ में मुझे पहुंचना ही पहुंचना है और आपको सुनना ही सुनना है, क्योंकि इस 1 घंटे में जितना मैं मोटिवेट हुआ हूँ, आई डोंट थिंक कि इतना मोटिवेशन मुझ में, मैं ढूंढ रहा था इस मोटिवेशन को, सब ढूंढ रहे हैं मोटिवेशन को। एंड मैं अर्ज करूँगा कि प्लीज़ किसी और रीज़न के लिए नहीं, लेकिन अपने वेल बीइंग के लिए आप ज़रूर ये एपिसोड देखिएगा, तिवारी जी के एपिसोड्स देखिएगा, क्योंकि आप इससे कुछ पाकर ही जाएंगे। और मैंने आज को बहुत कुछ पाया है। मैं घंटों आपसे बात कर सकता हूँ। आई थिंक ऑलरेडी हमने पता नहीं कितना टाइम ऐसे गुजर गया, पता ही नहीं लगा। But I really want to thank you from the bottom of my heart My pleasure. for coming on the Vishal Hour. It has been an absolutely learning. Thank you so much. Thank My you, pleasure. Thank you. Thank you. Keep watching the Vishal Hour ऐसे ही interesting और magical conversations के लिए. See you next week.